हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है वो है आपका जनवरी 2021 का पेपर। ये मैं पेपर 1 जो है सीडीपी का पेपर 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज। उसके बाद जो है पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वो ऐसे ही नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि मैंने बोला था कि बाल विकास जो आप लोगों का 15 नंबर का आता है ना, अगर अभी मैंने 7-8 टॉपिक करवाए, अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो आप लोग देखेंगे कि 10 से 12 नंबर के जो है आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे 15 नंबर के। प्लस 15 नंबर में जो आप लोगों का 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्लस 10 मार्क्स की जो पैडागोजी है, ठीक है, 5 प्लस 10 नंबर की आपकी पैडागोजी है, 5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन। इसकी जो है प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करवा दी है, जिसमें सिर्फ मैंने अभी तक 2 प्रैक्टिस करवाए, जिससे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मतलब किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक कितना आसानी से पहुंच सकते हैं, पूरा वो तरीका सिखा रही हूँ। उस 2 सेट के बाद ही इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर उसे आप लोगों ने ध्यान से किया होगा तो आज आप देखेंगे कि इस 30 में से आप बहुत ही आसानी से जो है 27 प्लस लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा सीडीपी जो है 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर है। इसकी जो है हमें तैयारी करना है। अभी जो है आप लोगों को सिर्फ मैंने 2 पैडागोजी वाला जो है इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस पैडागोजी की जो प्रैक्टिस करवाई है, सिर्फ 2 सेट करवाई है। उसके बाद ही आप जो है ये देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के 3 जो है टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, जो कि मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद आप देखिएगा कि सीडीपी जो है आप कितना आसानी से 30 में स्कोर कर लेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ उस तरीके से करें। आज आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका है, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है 30 में से आप लोग कर लेते हैं। प्लस जो भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सिर्फ कमेंट में मेंशन कीजिए। इससे मुझे ये रियलाइज़ होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक जो है समझ में नहीं आया है। तो इस बात पे खास ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन गलत होता है, उस क्वेश्चन को आपको मेंशन करना है कमेंट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो। कहने का मतलब है, जब रोहन को चोट लगी तो पिता ने, रोहन क्योंकि एक लड़का है तो पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, मतलब लड़के जो हैं रोते नहीं हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है रोहन के पिता का क्या, कि मतलब लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरह का उसका पिता का कथन जो है ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। देखो, चुनौती तो दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस कर रहा है, ठीक है। लैंगिक भेदभाव को कम तो नहीं कर रहा है, इस तरह से तो बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, नहीं भाई, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा कर रहा है ना, समानता की तो बात ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो इसका मतलब कि वो क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है। क्या इससे पता चलता है कि वो कैसा है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स का है, मतलब कि लड़के और लड़कियों में क्या करता है, भेद करता है। अब यहाँ पर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बढ़ावा देता है तो ये सही होता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, नहीं, लैंगिक समानता को तो ये कम कर रहा है। एक तरह से दोनों में समानता समझता ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। पहला सही है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से हमने कर लिया है ये भी टॉपिक। देखिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है, इन प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है, और टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। मैंने बार बार बताया है कि करिकुलम जो होना चाहिए वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आप लोगों का गलत हो गया। अटल, देखो यहाँ पे हिंदी का ना वर्ड जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अटल का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब कि एक ही पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन, कभी भी अटल पाठ्यक्रम देखे तो वो ऑप्शन गलत होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पे बल देना चाहिए, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो है आगे जाकर एक दूसरे से जो है उनमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो जो है ये नहीं कहता है कि कंपटीशन को बढ़ावा दें, ठीक है। विज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। कितना अच्छा बात बोला है, ठीक है, कि मतलब कि क्या है, बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उनको अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है क्या
अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर बहुत सारे मौके प्रदान करना चाहिए। तो भी तो भाई सही है। प्रगतिशील कक्षा जो है यही बताती है, इंक्लूसिव एजुकेशन में यही कहा गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौका प्रदान करो। तो सही बात है। विद्यार्थियों में उनकी अकादमिक अंकों, जो एकेडमिक जो मार्क्स हैं, उस पर नामांकित करना चाहिए। क्या ये सही है? लेबल्ड करना नहीं, तो लेबल करना ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कभी भी नामांकित करना उनके एकेडमिक को लेकर, तो ये जो है इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। देखिए ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। कभी भी ऑप्शन में, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा हो और उसकी को लेकर ये बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इस तरह के एजुकेशन में जो है बच्चों को वैल्यू दी जाती है। तो बच्चे जो है अपने ज्ञान की जब खोज करें तो उनके लिए प्रचुर मौका प्रदान करना, बहुत सारे जो है उनको क्या है, अवसर प्रदान करना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, ठीक है, एक जो है टीचर जो है कोई एक एक्टिविटी करवा रही है और छात्रों को क्या देख रही है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, छात्रों को संघर्ष करता देख एक अध्यापिका, एक टीचर बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करती है। मतलब कि कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके दौरान जो है देख रही है टीचर की छात्र जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस सोचती है कि बच्चों को क्या करे, संकेत और इशारे प्रदान करे। वो कैसे करती है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित अर्थात निष्प्रेरित करना, मतलब डीमोटिवेट करना। देखिए, अनुप्रेरित निष्प्रेरित अलग सा शब्द है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब होता है डीमोटिवेट करना, ठीक है, मतलब डीमोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न। क्या यहाँ पे जो टीचर जो बच्चों को इशारे या संकेत प्रदान कर रही है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वो टीचर की क्या योजना है, बच्चों को लर्निंग के लिए डीमोटिवेट करने का? नहीं, ये गलत है। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। मतलब कि जो टीचर उसको इशारे प्रदान कर रही है, जो संकेत दे रही है, वो टीचर की जो योजना है वो क्या है, बच्चे को सहायता देना, ठीक है, पाठ देना, मचान देना या स्कैप फोल्डिंग प्रदान करना, ठीक है। तो ये काम करेगी। अधिगम के लिए क्या काम करेगी, पाठ का काम करेगी, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये बात सही है, लेव वाइगोस्की तो यही कहते हैं। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। मतलब कि ये जो बच्चों में है ना, विड्रॉल टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट, मतलब कि छात्रों में जो है ना एक ऐसा प्रवृत्ति पैदा करेगी, मतलब कि पीछे की ओर जाएंगे। तो छात्रों में प्रत्याहार या निकास की प्रवृत्तियां पैदा करना, तो ये तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये सही नहीं है। कोई भी जब भी टीचर बच्चों को संकेत या इशारे प्रदान करती है या सहायता करती है, वो पाठ या मचान कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा, बिल्कुल नहीं भाई, वो मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, तो ये अधिगम की प्रक्रिया में जो है अर्थहीन नहीं होगा, अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण, ये भी मैंने टॉपिक करवा दिया है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बिल्कुल, जो समाजीकरण के संदर्भ में पूछा है, जो विद्यालय है, जो स्कूल है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। कहने का मतलब है जो विद्यालय है समाजीकरण का द्वितीय कारक है, लेकिन जो परिवार है ये समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारक है? नहीं, प्राथमिक कारक तो है ही नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि जो केवल और केवल जो आपका परिवार है, जो फैमिली है, वो प्राथमिक कारक है। उसके अलावा जो आपका विद्यालय हुआ या आपके पड़ोस हुआ या आपके संगी साथी हुआ या खेल का मैदान हुआ, ये सब जो है द्वितीय कारक में आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी देखिए हर जगह जो है समकक्षी प्राथमिक कारक नहीं होते, समकक्षी द्वितीय कारक होते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय कारक नहीं, परिवार तो प्राथमिक कारक होता है। तो ये सब आप लोगों का गलत है। याद रखिएगा, समाजीकरण में जो है परिवार केवल प्राथमिक कारक होता है, बाकी सब जो है द्वितीय कारक होते हैं। चाहे वो आपका विद्यालय आ जाए, चाहे आपका पुस्तकालय आ जाए, या आपका समकक्षी समूह आ जाए, या आपका पड़ोस आ जाए, सब द्वितीयक होगा। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये मेरे को टॉपिक करवाना है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा नापी जाती है। देखिए, जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो IQ है कैन बी मेजर बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उसी के द्वारा जो है केवल मापी जाती है। तो ये बात सही है? नहीं, ठीक है।
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता पर निर्धारित करती है? बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बिल्कुल। जो बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे जोर देता है कि जो बुद्धिमत्ता है मतलब देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धिमत्ता की बहुत सारी दशाएं। मैं ये टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप जो है CDP में 30 आउट ऑफ 30 जो है स्कोर लाना चाहते हैं और बेसिक से समझना चाहते हैं तो ठीक है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं, बुद्धि में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। जब व्यक्तिगत मतलब कि यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत होगा। नेक्स्ट, ये मैं टॉपिक आप लोगों को कराऊंगी। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या है? किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अगर यहाँ पर है क्योंकि किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे जो है उसे स्वीकृति देते हैं, तो ये जो है नैतिक विकास के अंतर्गत किस चरण में आता है? तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है, मतलब कि जो आपका जो पूर्व परंपरागत अवस्था है या पूर्व जो प्रथा है, मतलब कि जो पूर्व आप लोगों की प्रथा पूर्व है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें। तो आप लोगों को बताया था पहला स्टेज जो होता है 4 से 10 साल की अवस्था होती है, और इसमें जो है बच्चा कोई भी कार्य क्यों करता है? सजा और डर के हिसाब से। ठीक है, सजा या डर या उपहार के लिए जो है कोई कार्य करता है। दूसरा जो है जो उसके लिए सही है, मतलब अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। ठीक है, अगर वो अपने हित के बारे में। दूसरी जो अवस्था थी, मतलब हर एक स्टेजेस के जो है दो दो अवस्थाएं, मतलब हर एक अवस्था के दो दो जो है क्या नियम बताए गए थे, मतलब हर एक अवस्था के दो दो चरण बताए गए ना। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो पहला चरण है वो ये है कि कोई भी बच्चा कोई भी कार्य इसलिए करता है, उसकी नैतिकता वहाँ पे क्या दिखती है? केवल सजा या उपहार के लिए। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो कार्य नहीं करेगा, या उपहार मिलेगी तो कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात बताई गई थी दूसरे चरण में। पहली अवस्था का ही जो दूसरा चरण था उसमें बताया गया था कि इस अवस्था में जो है बच्चा कोई भी कार्य क्यों करता है? अगर उसमें उसका हित साधता है, मतलब उसके लिए अगर कोई चीज़ सही है तो वो जो है करता है। ठीक है, दूसरी जो है कन्वेंशनल स्टेज, जिसके अंदर बच्चा जो है अच्छा समाज में, मतलब अपने परिवार में अच्छा लड़की या अच्छा लड़का कहलाने के लिए, मतलब कोई भी कार्य इसलिए करता है क्योंकि दूसरे जो है उसे क्या मानेंगे कि वो अच्छा है, दूसरे जो है उसे स्वीकृति, मतलब दूसरे का ओपिनियन उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है प्रथागत, मतलब 10 से 13 साल की। और जो उत्तर प्रथागत अवस्था है ये 13 से जो है 17 साल की अवस्था होती है, 13 से 15 तो 17 मानो। ठीक है, तो ये जो है अवस्था, इसमें जो नैतिकता कौन सी वाली है? किसी भी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे जो है उसे स्वीकृति देते हैं, मतलब दूसरे का ओपिनियन उसके लिए वैल्यू रखता है। तो वो कन्वेंशनल स्टेज था, मतलब कि दूसरी अवस्था का तीसरा चरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये भी टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में डाउट हो ना, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा वो टॉपिक कराऊंगी। क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप कोई भी टॉपिक करें मेरे यहाँ से, तो अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। और इस तरीके से मैं कराऊंगी, अपना मेथड चेंज करूँगी, लेकिन आप लोगों को जो है समझ में आना चाहिए। तो आप लोग, ये तभी हो सकता है जब आप लोग बताएं कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना, तो उसके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों का गुणारोपण, देखो गुणारोपण की तो बात ही नहीं करते हैं, अभिप्रेरणा की भी बात नहीं करते हैं, मोटिवेशन की थोड़ी ना, इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम तो ये आ जाएगा जीन पियाजे में, अभिप्रेरणा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम की प्रक्रिया में जो है सांस्कृतिक उपकरणों का, मतलब जो कल्चरल टूल है उसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस पर जो है लेव वाइगोस्की जोर देते हैं। लेव वाइगोस्की में याद रखिएगा सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये क्रिया है। ठीक है, जो बोल रही हूँ उसे ध्यान दीजिए बस। सामाजिक संस्कृति की बात आए या सामाजिक अंतःक्रिया की बात आए, अगर ऑप्शन में ये दिखे तो लेव वाइगोस्की का वही ऑप्शन होगा। ठीक है, पार की बात करते हैं, मचान की बात करते हैं, स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, या जोन ऑफ जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सब लेव वाइगोस्की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे।
जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। मनोवैज्ञानिक उपकरण में बिल्कुल भी नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध ये भी नहीं। विकास का समीपस्थ विकास क्षेत्र ये तो लेव वाइगोस्की कहते हैं। स्कीमा मनोवंत, मतलब कि जो जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए जो है किस रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा के रूप में, कि बच्चा जो कुछ भी अपने वातावरण में देखता है समझता है वो अपने स्कीमा में जो है उसको जो है डालते जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या इसमें से जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अमूर्त सोच का विकास, देखिए पूर्व संक्रियात्मक में तो अमूर्त सोच आएगा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की, और कितने से कितने साल की, 2 से 7 साल की। ठीक है, कई बार ईयर भी पूछ देता है, तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और इस अवस्था में अमूर्त सोच नहीं होता है। ठीक है, अमूर्त सोच जो है ये जो है कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। ठीक है, और ये जो है 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, 11 से 15, उसमें जो होता है अमूर्त सोच। विचार सोच में केंद्रीयकरण, बिल्कुल, मतलब कि इसमें जो है बच्चे के जो विचार में जो सोच में है ना वो केंद्रीकरण पाया जाता है। मतलब किस जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो वो दोनों को नहीं देखता है, एक ही पक्ष पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, एक ही पक्ष पर जो है वो समझ पाता है। उसके जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो उसके संज्ञान का विकास है, वो इतना ही है कि किसी भी चीज़ को जो है केवल एक ही परिप्रेक्ष्य मतलब एक ही एस्पेक्ट में देखता है। तो सोच विचार में केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक में आता है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, निगमनात्मक सोच किस में आती है, ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था होती है। संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्धता करने की क्षमता, ये किस में आ जाता है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध में करने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक में तो आता है 7 से 11 वर्ष में, तो ये भी दोनों नहीं होगा। ये आपकी चौथी अवस्था है, ये आपकी तीसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। बहुत ही हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। 10th क्वेश्चन पूरा इस तरीके से मैं करवा रही हूँ, मेन मकसद है कि आप लोगों ने अगर टॉपिक पढ़ा है तो थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हुए चले। ठीक है, कैसा है आप लोगों को, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, सब कुछ जो है कमेंट में बताइएगा। अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप जो है देने के लिए फ्री हैं, और जिससे कि मैं अपने आप को जो है उस तरीके से आप लोगों के लिए जो है काम कर सकूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग जो है अपने पर काम करेंगे, मतलब आप लोग जो है थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे। अगर आप CTET जुलाई क्लियर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहीं पर कराऊंगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए, विकास के संदर्भ की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। विकास की दर जो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ये बात क्या सही है, सभी संस्कृतियों में समान होती है। कौन सा कथन सही है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम पर से होती है। केवल की बात है, विद्यालय क्या केवल विद्यालय में ही आपका विकास होता है, नहीं। विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है, भाई विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही नहीं होता है। विकास जो है आपके आस पड़ोस, आपके परिवार, आपके जो आपका वातावरण है, ठीक है, आपका जो अनुवांशिकता है, सबका जो है योगदान होता है, केवल बाल्य अवस्था के दौरान नहीं होती है। विकास जो है ये जो है इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है गर्भ से कब्र तक की अवस्था है। मतलब विकास जो गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तब से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। विकास जो है बहुयामी है, बिल्कुल। विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, तो विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, विकास जो है बहुयामी है। विकास में जो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास का क्रम कैसे होता है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। मतलब कि पहले सेंसरी होता है,
पहले बच्चे जो है सेंस के द्वारा सीखते हैं, फिर जो उनको दिखाया जाता है मूर्त जो चीज़ें, जो उनके सामने चीज़ें हैं उनको देखकर सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको अगर कुछ चीज़ नहीं भी दिखाओ तब जो है उसके बारे में सोच सकते हैं, अमूर्त जो है चीज़ें। तो ये बात तो सही है, पहले वो अपने सेंस के द्वारा सीखते हैं, फिर उसके सामने जो चीज़ है उसको देख कर सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो है कल्पना कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो सही है, अमूर्त पहले सोच नहीं आती, मूर्त भी पहले नहीं आती, पहले संवेदी आती है, सेंसरी। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाँ देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज मतलब जो प्रगतिशील कक्षा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, हर एक हम सब लोग जानते हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जिसमें सभी बच्चे जो है अलग अलग हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो इस प्रकार के क्लासरूम को किस तरह से देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बाधा के रूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसको हमें बाधा के रूप में नहीं लेना है बल्कि एक साधन के रूप में लेना है। तो कभी भी ऑप्शन में बाधा आए ना, ये ऑप्शन गलत होता है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने, देखिए समूह बनाने का मापदंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, तो ये भी गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो क्या ये आपका सही है? बिल्कुल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो है, प्रक्रिया की परियोजना के लिए जो है एक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों क्यों गलत है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह के ऑप्शन कभी भी दिखे तो ये आपका गलत होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता होता ना, ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता, ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता, तो भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ही ईजी है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। ये एक समावेशी कक्षा में मतलब जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें डैश पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर मतलब कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पर बिल्कुल नहीं। अभेदी समरूपी निर्देशों पर, ठीक है, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव करना। अलगाव मैंने पहले ही बताया है कि अलगाव वाला शब्द जो है ये कभी भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता, ठीक है। अविभेदी समरूपी निर्देश, एक ही तरह का निर्देश, समान निर्देश, क्या ये सही है? जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी, जब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन है मतलब कि इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो समरूपी निर्देश कैसे दे सकते हैं? सबको एक ही तरह का जो है इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकते हैं? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। हर एक बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता वाली जो क्लास है उसमें सभी बच्चों के सामर्थ्य को देखते हुए उनके सामर्थ्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए उन्हें जो है अवसर प्रदान करना, ठीक है, जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना पोटेंशियल जो है यूज़ कर सकें। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। आ गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसके अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 2016 का जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसके अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? मंदित छात्र मतलब रिटार्डेड स्टूडेंट की बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, इसका भी प्रयोग नहीं किया गया। स्टूडेंट विथ फिजिकल एबिलिटी, क्या इसका प्रयोग किया गया है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या छात्र जिसे अशक्त शरीर है, तो किसका प्रयोग किया गया है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके लिए जो है कौन सी शब्दावली? शारीरिक दिव्यांगता के प्रयोग किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, कुछ बच्चे जो अधिगम कठिनाइयों से मतलब कि लर्निंग प्रोसेस जो है उससे जो है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों के संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। अगर बच्चा जो है अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है तो आप दृश्य मतलब कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसका प्रयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल,
जो आपका जो कंस्ट्रक्टिव जो पेडागोजिकल अप्रोच है उसका यूज़, तो ये भी बात सही है, इसका तो यूज़ करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये तो सबसे अच्छा है भाई, बच्चों को देखते हुए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता की आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो आप उसके अनुसार जो है आप जो है एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं को, पहले तो बात, बच्चा जो है अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, मतलब कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उससे जो है वो क्या कर रहा है, जूझ रहा है। और उसके बाद जो है एक अध्यापक क्या कर रहा है, शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजिकल है और जो इवैल्यूएशन तकनीक है उसकी जटिल संरचनाओं का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या सही है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए आपको, जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मक छात्र जो क्रिएटिव जो स्टूडेंट है उनसे क्वेश्चन आया है। देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या पूछा है? प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या लो, उनका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो लो होता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत तेज होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। अब सारी चिंतन, मतलब कि जो क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोच होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो अपसारी होती है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है उनकी थिंकिंग जो है डाइवर्जेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को जो है उसके जो सॉल्यूशन को जो है कई तरीके जो है वो देखते हैं, तो ये बात तो सही है। अति सक्रियता दिखती है, हाइपर एक्टिविटी दिखती है, तो ये बात जो है गलत है, मतलब कि उनका लक्षण ये नहीं है। असतर्कता ये भी नहीं है, तो उनका जो लक्षण है, सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो जो है अपसारी चिंतन करते हैं। मतलब किसी भी, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या देखते हैं कि कई तरीके से जो है उसे सॉल्व किया जाता है, मतलब उनकी जो सोच होती है वो डाइवर्जेंट होती है। 17 क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझ कर करना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपना जो है जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, जिससे कि मैं मतलब कि आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँ तो उसमें जो है आपके उन पॉइंट का ध्यान रख सकूँ। ठीक है, ये तभी पता चल पाएगा जब आप लोग बताएंगे। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के जो है बच्चे हैं, अधिगमकर्ता मतलब कि जो लर्नर्स हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, उनको संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? नहीं भैया, बात करनी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, मतलब कि जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लें, तो ये बात तो सही है। बिल्कुल, जो विविध अगर पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, तो उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को जो है अलग अलग जो है उदाहरण लेना है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी के लिए मानकीकृत आकलन, मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सभी के लिए। तो क्या, जब व्यक्तिगत विभिन्नता देख रहे हैं आप लोग, विविध मतलब कि अलग अलग लर्नर हैं, अलग अलग तरह के उनमें विविधता दिख रही है, तो आप एक स्टैंडर्ड आकलन की बात कैसे कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात कैसे कर सकते हैं? तो मानकीकृत कहीं पर भी वर्ड दिखे ना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? जो समस्या समाधान क्षमता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, कैन बी फैसिलिटेड बाय लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर, मतलब कि उनको लगातार फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल भी नहीं। बार बार ड्रिल करवाएंगे, रटवाएंगे तो क्या वो सही रहेगा? नहीं। समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस। जब आपको समस्या समाधान एक फिक्स प्रोसेस को लेकर चलेंगे तो क्या वो कहीं पर भी ना अटल प्रक्रिया मतलब फिक्स्ड प्रोसेस की बात की जाए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। फिक्स्ड प्रोसेस की नहीं, हमें जो है फ्लेक्सिबल रखना है चीज़ों को। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, इनकरेजिंग यूज़ एनालॉजिस। तो क्या ये बात सही है आप लोगों, मतलब ये चीज़ सही है? तो बिल्कुल, मतलब कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ठीक है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना है, तो इससे क्या विद्यार्थियों में समस्या समाधान को लिए ये सही है, सुसाध्य किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, डर पैदा नहीं करना। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, पूरा 30 क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, ये पूरा टेस्ट है आपका। 30 में से देखिए कितने मार्क्स आए अपना बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आए हैं वो भी बताइएगा, उसी से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है मुझे आप लोगों को करवाना है।
अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को मतलब कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, किस तरीके से अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम कर सकते हैं? बच्चे में दंड देकर, बच्चे को दंड देंगे तो वो जो है लर्निंग के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है डीमोटिवेट होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देके, ठीक है, मतलब कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, तो क्या ये आपका सही है? मतलब केवल आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, मास्टरी वाली चीज़ पर, ठीक है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके अधिगम की अभिप्रेरणा को अगर कायम रखना है तो किस पे? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके, तो ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि फोकस करना है कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर, तब बच्चा जो है उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो पाएगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो बिल्कुल नहीं है, कुछ टाइम तक ही रहे। यंत्रवत याद करने पर, मतलब कि रोट लर्निंग मेमोराइजेशन पर, तो ये कभी भी ऑप्शन में दिखे रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन, तो वो आपका जो है हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी 3 क्यों गलत है ये देख लीजिए आप। ये सिर्फ टैग वर्ड से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी क्या संज्ञान में कोई संबंध नहीं है? क्या जो शर्मिंदगी आपको कहीं पर जो है ह्यूमिलिएशन देखना पड़ता है, शेम देखना पड़ता है, तो इससे जो है आपके मानसिकता पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, संज्ञान से कोई इसका संबंध नहीं है। भाई जहाँ पर भी हमें शेमलेस फील होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो है हमारे संज्ञान पे उसका संबंध हो जाता है, संज्ञान पर हमारे इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए जो है क्या है, ये बहु प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं। ये अधिगम को जो है प्रभावशाली नहीं है, बल्कि ये अधिगम के लिए जो है अभिप्रेरित नहीं करता है, डीमोटिवेट करता है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का भाव जो है अगर हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बार बार आएगा ना, तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके संज्ञान पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो आगे कैसे मोटिवेट होगा। तो यहाँ पे जो है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम, ठीक है, इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कौन सा इसमें जो है टीचिंग लर्निंग का इफेक्टिव मोड है? देखिए, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, कोई भी चीज़ याद करना, यंत्रवत मतलब मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, ये हमेशा ऑप्शन गलत होता है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल, अगर अगर संबंध देखकर आप पढ़ाएंगे ना, मतलब कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो है कॉन्सेप्ट के बीच में आपका क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, तो बच्चे जो है अच्छी तरह से उसे सीखेंगे, तो ये एक प्रभावशाली माध्यम है। बिना विश्लेषण किए, मतलब कि विदाउट एनालिसिस जो है आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस मतलब बिना विश्लेषण का अवलोकन कर रहे हैं, बिना एनालिसिस किए ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या वो जो है एक प्रभावशाली माध्यम है, एक इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? बिल्कुल भी नहीं। अनुकरण, नकल करना, दोहराना, इमिटेशन या रिपीटेशन, मतलब इस तरह का तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो आपका जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बीच में जो है रिलेशनशिप होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी क्रियाकलाप में छात्रों की विविध त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों? अध्यापिका का जो भी कोई भी कार्यकलाप दे रही है उसमें छात्रों के जो गलतियां कर रहे हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित करे, दंड देना ही आप लोगों का नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है, तो वो हटा दीजिए। त्रुटियों की समझ और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होता है, बिल्कुल। त्रुटियों का अगर आप जो है विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद जो है अध्यापिका को पता चल पाएगा कि वो किस तरीके से बच्चों को समझाए। मतलब कि त्रुटियां जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है उसको त्रुटियां जो है एक मीनिंगफुल बनाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, क्योंकि उसे समझ में आता है कि बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आया, उस पर जो है वो फोकस करती है, तो ये बात तो सही है। इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को अलग करने की बात है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, मतलब जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो केवल त्रुटियों के शोधन पर, मतलब केवल गलतियों के शोधन पर ही निर्भर करता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। केवल ऑप्शन आ गया ना ऑप्शन में, तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23rd देखिए,
बच्चों को ये देखिए, जो ये 15 नंबर अभी आप लोगों का ना ये पैडागोजी वाला सेक्शन चल रहा है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई, अभी मैं 2021 का पेपर करवा रही हूँ, जनवरी का। अब इसके बाद जो है जनवरी, जब 2021 का ये पेपर 1 है, पेपर 2 करवाऊँगी, फिर दिसंबर 2021 का पेपर करवाऊँगी आप लोगों को, पूरा जो आप लोगों को ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आप कितना परफेक्ट हो जाएंगे CDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd, बच्चों के सीखने में कठिनाई होती है। कब सीखने में कठिनाई होती है? जब, ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है अलग अलग जो है उसमें प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे कठिनाई होती है। या वो आंतरिक रूप से, जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो सीखने में उसे कभी भी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है उसकी रुचि होती है। तो ये बात तो सही है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, मतलब कि जो उसकी लर्निंग है वो जो है सामाजिक संदर्भ में हो, सोशली कॉन्टेक्स्ट में हो, तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। विषय वस्तु को बहुरूपों में, मतलब कि अलग अलग मल्टीपल वे में जो है जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मल्टीपल वे में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये भी बात सही है। तो कठिनाई कब होती है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24th, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की मतलब बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, उच्च उत्तेजना, मतलब कि हाई, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्तेजना हो, और उच्च भय। अगर आपके अंदर उच्च डर होगा तो क्या आप जो है अच्छे से सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। उच्च भय तो पहली बात गलत हो जाएगा। निम्न उत्तेजना मतलब उसके लिए जो है आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित ही नहीं है, और उसके लिए आपको उच्च भय है, तो आप क्या सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। संतुलित उत्तेजना मतलब कि आप नॉर्मल हैं, मतलब कि आप जो आपकी उत्तेजना जो है वो नॉर्मल है, और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आप सीखने के लिए उत्तेजित है लेकिन उसमें डर नहीं है, तो ये बात जो है आप लोगों के लिए एकदम करेक्ट है। मतलब कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? जब आपका जो उत्तेजना है वो नॉर्मल रहे और कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना, देखिए अधिगम का संरचनात्मक विचार मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ऑन नॉलेज, मतलब अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। अरे भाई, बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, बच्चा की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चा की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बच्चा जो है सेंटर्ड में है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं। बच्चा क्यूरियोसिटी होता है, बच्चा जो है इतना पैदा जब होता है ना तो वो एक क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होता है। बच्चा ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं उसे समझ में आता है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एब्जॉर्व करता है, तो वयस्कों पर ही निर्भर नहीं रहता, वो अपने से भी बहुत कुछ जो है मतलब कि तभी तो जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ करके चीज़ों को, वो अपनी लर्निंग जो है खुद करते हैं खोजपूर्ण के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी लर्निंग में, तो ये बात तो सही है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है, नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 26, अधिगम में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, या योग्यता अटल, मतलब कि जो एबिलिटी इज फिक्स्ड, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित। देखिए अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा? योग्यता सुधार्य, ठीक है। नेक्स्ट 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, मतलब जो कंपटीशन है, कभी भी ऑप्शन में कंपटीशन, वो आपका गलत होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। बारंबार परीक्षाएं, क्या मतलब कि जो बार बार जो है फ्रिक्वेंटली एग्जाम लिया जा रहा है, बच्चा ही परेशान हो जाएगा, इतना एग्जाम मत लें, ठीक है। अन्वेषण और संवाद, बिल्कुल। इंक्वायरी एंड डायलॉग, देखिए जो अन्वेषण करता है, जो ना बच्चा जो खोजबीन करता है, और संवाद मतलब कि इंक्वायरी करता है, डिबेट करता है, तो इसके द्वारा जो है संकल्पनाओं की समझ में उसकी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। संकल्पनाओं से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने लगे हैं, और अभी कथन और तर्क बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो क्वेश्चन कराऊंगी। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, डोंट वरी। 28, एक कार्य
एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, मतलब अपने से खुद बातचीत कर रही है। ले बाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार किस तरह का व्यक्तिगत वाक्य है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बिल्कुल भी नहीं। स्वयं नियमन, बिल्कुल, मतलब सेल्फ रेगुलेशन कर रही है, मतलब अपने आप को सेल्फ जो है डायरेक्शन दे रही है। आत्म केंद्रिता, नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बिल्कुल भी नहीं। अपने से बातचीत कर रही है, मतलब अपने आप को जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है, स्वनियमन। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ले बाइगोस्की के अनुसार, याद रखिएगा। मूल्यांकन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए, ठीक है, लेबल करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करने के लिए विभाजित नहीं करना है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचानने के लिए, बिल्कुल। जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो केवल ये बताता है कि बच्चे जो हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो आपको पता चल सके एज अ टीचर। तो ये बात तो सही है। पुरस्कार वितरण करने के लिए और अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इवैल्यूएशन का ये अर्थ नहीं होता है, ये लक्ष्य नहीं होता है, ये एम नहीं होता है। इवैल्यूएशन जो है मुख्य रूप से बच्चों की ज़रूरतों का पता चल सके, बच्चों को अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाए नहीं, या जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट 30 क्वेश्चन, और इतने मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने टॉपिक करवाया था और जिस तरीके से मैंने पैडागोजी सेक्शन की अभी 2 ही क्लास की प्रैक्टिस कराई थी, अगर आप लोगों ने किया होगा तो 30 में से आपके 26 प्लस क्वेश्चन या 27 तो करेक्ट हुए ही होंगे। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हुए होंगे। बाकी जो 2-3 टॉपिक रह गए हैं वो मैं करवाऊंगी। अभी छोटे छोटे टॉपिक, ये 2-3 टॉपिक जो मैं बात कर रही हूँ बड़े बड़े टॉपिक हैं। तीन, और उसके बाद जो है कई छोटे छोटे टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को कराऊंगी, मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराऊंगी, जिससे कि आप जो है आसानी से उन क्वेश्चंस को कर ले। जैसे कि आप लोगों का अभिसारी अपसारी चिंतन हो गया, सृजनात्मक और जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो कि आपको इस पर रटना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स पता चल जाएंगे ना। मोटिवेशन से रिलेटेड आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, ये सब ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों को कराऊंगी, जिसके बाद जो है आप लोगों का CDP कंप्लीट हो जाएगा। और पैडागोजी को तो सिखाऊंगी, समझाऊंगी, रटना नहीं है उसे। ठीक है, बस जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो आप जुड़ जाइए। कीप सपोर्ट। आप लोगों अगर सेल्फ स्टडी करें तो मैं टिल एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ रहूँगी और प्रैक्टिस कराऊंगी। यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। पूरा जो स्टडी मटेरियल है टेलीग्राम पे मैं डालती हूँ, पूरा हाईलाइटेड आप लोगों को जो है मटेरियल मिलेगा, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे वो आपका हिंदी हो या EVS हो, या आप लोगों का पेपर 2 SST हो। ठीक है, अभी जो है इनकी क्लासेस जो है चलेंगी, हमारे पास 3 महीने हैं, तो इसमें जो है पूरी क्लासेस आप लोगों को अच्छे से मिलेंगी। अगर आप पेपर 2 SST है बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमेशा डाउन रहता है। मैं बताऊंगी तरीका, स्ट्रैटेजी कि आपको करना कैसे है। ठीक है, पेपर 1 वाले तो बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जो है स्ट्रैटेजी बनाकर अगर पढ़ें तो। देखिए 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, ठीक है, केवल आनुवंशिकता पर, केवल आ गया आनुवंशिकता नहीं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं। और विकास में मैंने बहुत अच्छे से बताया, केवल आनुवंशिकता और केवल पर्यावरण हो तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ना आनुवंशिकता ना वातावरण, ये भी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता पर, मतलब कि दोनों का ही जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? बच्चों का विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जो है इसमें रोल होता है, दोनों का ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही यूजफुल रहेगी। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो बस जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस पढ़ते रहिए।